हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर है, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ था बिजनेस स्टडी में। तो आज हम इसको पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। 2 टॉपिक इसके रहते हैं, उसमें से एक टॉपिक आज हमने लिया है, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आज तक जो हमने पढ़ा इस ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर भी पढ़े, 2 स्ट्रक्चर थे, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। तो इतना टॉपिक हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपने, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि ये बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। हम आज के इस टॉपिक में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि इनके कंसेप्ट क्या है, इनका मीनिंग क्या है दोनों का। साथ ही साथ हम इनके फीचर्स क्या हैं वो भी पढ़ेंगे, इनकी क्या एडवांटेज हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो भी पढ़ेंगे, और इनकी क्या कमियां हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अंत में दोनों में डिफरेंस को भी हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप अंत तक वीडियो देखिए, आप पक्का फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट। तो कौन बना रहा है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को? मैनेजमेंट बना रही है। ठीक है, किस लिए बना रही है? टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टास्क। जो भी टास्क ऑब्जेक्टिव हमें ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको पूरा करने के लिए हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। कौन? मैनेजमेंट। तो किसके द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों बनाया गया है? जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। Formal organizations specify clearly the boundaries of the authorities and responsibility and their systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो बाउंड्रीज निश्चित कर देता है, वो ये स्पेसिफाई कर देता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट की, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या अथॉरिटीज़ हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो क्लैरिफाई कर देता है। कौन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बता देता है हर एम्प्लॉय को कि उसकी क्या अथॉरिटी हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। साथ ही साथ ये सिस्टमेटिक वे में कोऑर्डिनेशन लाने में भी मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की। कौन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और को अगर आपको समझना है तो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे फंक्शनल या डिविजनल, ये दोनों टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, दैट्स मीन्स मैनेजमेंट बनाती है। तो वो क्या है? वो अपने आप में क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। इसके द्वारा हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई कर देते हैं ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को, कोऑर्डिनेशन लाते हैं इसके थ्रू, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करने की कोशिश इसके थ्रू करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप ये समझ गए हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसके फीचर आपको और क्लैरिफाई करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या क्या है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपके सामने लिया है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने नहीं बनाया, पर फंक्शनल और डिविजनल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो जब फंक्शनल होता है तो फंक्शन के बेस पर हम टास्क को, काम को डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर एक फंक्शन का जो हेड होता है वो अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनमें काम को, टास्क को डिवाइड कर देता है।
तो ऐसा जो भी स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आता है ऑफिशियली, वो कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था फंक्शनल का। डिविजनल भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर में हम पहला फीचर देखें तो आप फीचर्स को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन। तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, वो रिलेशनशिप को बिल्कुल क्लियरली बता रहा है जितनी भी जॉब पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में है उनके बीच, और वो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि कौन किस पोस्ट पर काम करेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी अथॉरिटी है। तो ये उन रिलेशनशिप को कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो सब उसमें क्लैरिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इट ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर। कैसे क्या नियम है, किन नियमों के आधार पर उस स्ट्रक्चर को चलाया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाएगा, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है। किस प्रोसीजर के थ्रू किस तरीके से काम को पूरा किया जाएगा वो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया जाता है। और सारा काम हम करते किस लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन लाने में मदद करता है फॉर्मल स्ट्रक्चर हमारी, उनको इंटरलिंक्ड एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है, और सारे एफर्ट को इंटीग्रेट करने में भी मदद करता है। इंटीग्रेट का मतलब आपको पता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब सबकी दिशा एक हो सके। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये डेलिबरेटली किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि जब ही हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो अभी जो मैं वर्ड बोल रहा था वो आ गया नेक्स्ट फीचर में, कि ये डेलिबरेटली डिज़ाइन किया जाता है किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों डिज़ाइन किया जाता है, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सके, मतलब काम काज सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस। किसके ऊपर इसका जोर है, स्ट्रेस दिया जा रहा है कि काम को पूरा करो। जो काम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को दिया गया है उसको पूरा करने पर सारा स्ट्रेस है, सारा स्ट्रेस इस वर्ड पर है, काम कैसे पूरा किया जाएगा। इसीलिए हमने उनके बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिए हैं, जिससे हमारा काम समय पर पूरा हो सके और हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो सके। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो सारा स्ट्रेस होता है वो काम को पूरा कराने पर होता है। उनके बीच जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब ये जो सोशल रिलेशनशिप हैं, उनको समझने में और उनको पूरा करने में, या उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने पर ध्यान नहीं होता। तो सोशल रिलेशनशिप पर हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान होता है काम को कैसे पूरा कराया जाए। तो आपसी संबंधों को सुधारना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता, वो हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि वो कैसे होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें काम पर ध्यान देना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, अब जब फीचर समझ लिए तो हम एडवांटेज समझ सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो शुरू करते हैं। पहली जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है कि किसको क्या काम करना है वो हमें निश्चित करना होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस उत्तरदायित्व को निश्चित करने में हमारी मदद करता है, सो दैट सबको ये पता हो कि उसका क्या काम है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस उत्तरदायित्व को हर एम्प्लॉय का फिक्स करने में मदद करता है। तो हम सबको ये पता चल जाता है कि हमें क्या काम दिया गया है और उसे हमें कैसे पूरा करना है। जो जॉब पोजीशन है वो क्लैरिफाई कर दी जाती है, तो हम ये फिक्स कर सकते हैं कि ये काम इनको दिया गया था, इनसे ही इस काम के बारे में हम जवाबदेही या क्वेश्चन आंसर
या जो उसका रिजल्ट है वो मांग सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दूसरा, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती, मतलब कि कन्फ्यूज़न या अनक्लियरनेस नहीं होती। सबको अपना रोल जो होता है वो पता होता है कि उसको क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। ये ऑलरेडी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनके पास जाती हैं। तो सबको अपने टास्क, अपने काम, अपना जॉब प्रोफाइल पता होता है। तो क्लियरनेस होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होती। यूनिटी ऑफ कमांड लाने में हमारी मदद करती है। तो आपको पता ही है यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो किसके थ्रू स्टैब्लिश करते हैं हम, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट, इट लीड टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। हम अपने जो भी गोल हैं उनको इजीली पूरा कर पाते हैं थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो हमें एक फ्रेमवर्क या ढांचा तैयार करके देती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, किसका क्या काम है, वो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है। तो ये गोल को इफेक्टिव वे में कंप्लीट कराने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हर एक को उसका काम पता होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल उसे पता होती है, वो उसके थ्रू काम करता है। किसको रिपोर्ट करना है ये भी पता है, क्योंकि वहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लाता है। सबके जो क्लैरिफिकेशन रहती है सबकी जॉब के बारे में, किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसको क्या काम करना है, ये हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थी इसकी। अब जब एडवांटेज हमने पढ़ ली तो कुछ कमियां भी होंगी, क्योंकि हर एक के अंदर होती हैं। तो ऐसे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कमियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या हैं, वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जिसकी वजह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी सही नहीं जा पाता। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना काम चला लोगे। ये नेसेसरी वर्ड काम है, जिसको काम हमें ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बिना हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में नहीं चला सकते। तो ये एक ज़रूरी स्ट्रक्चर होता है, या स्टैब्लिश करना ये रिलेशनशिप ज़रूरी होता है। कमियां क्या हैं वो देख लेते हैं। कमियां जब आती हैं जब काम सही नहीं होता। तो पहला ये है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो प्रोसीजरल टाइम ले लेती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी डायरेक्शन आएंगी या जो भी सजेशन या प्रॉब्लम होंगी, जो हमारे बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है, हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो उस काम में, उस प्रोसीजर को करने में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है इंफॉर्मेशन को नीचे तक पहुंचने में। नेक्स्ट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में नॉट प्रोवाइड। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ढंग से काम नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पा रही, तो एडिक्वेट रिकॉग्निशन नहीं मिलती क्रिएटिव टैलेंट को। जिसके अंदर टैलेंट है, अगर उस पर ध्यान ना देकर किसी और व्यक्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि हम पार्शियलिटी को यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो फिर जो क्रिएटिव टैलेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है, उसका हम प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते। पर ये कब होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस गलत हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। देखो, सारे संबंध इंसानों के समझना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। इन एन एंटरप्राइजेज एज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो ये आपने पढ़ी लिया है यहाँ पर कि हमारा जो विशेष ध्यान है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपसी संबंध मधुर बनाना नहीं है। हमें जो काम हमें दिया गया है, जो स्ट्रक्चर हमारे बीच तैयार किया है, हमें उसके अनुसार काम करना है। मतलब कि जो CEO है वो जाकर वर्कर से खुद बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उन दोनों की जॉब पोजीशन में या जो टास्क उनको दिए गए हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो अलाउ नहीं करते उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हमारा ध्यान स्ट्रक्चर और वर्क पर ज़्यादा रह जाता है,
रिलेशनशिप को देखना, स्टेब्लिश करना पर ध्यान नहीं होता, तो वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा कुछ और आप भी सोच सकते हो जो भी ऐसी हों जो बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही हों, तो वो भी ढूंढी जा सकती हैं। अभी ये जो जितनी भी मैंने ली हैं अभी, ये सब वो हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो सिर्फ मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन आपके सामने किया है जो लिमिटेशन एनसीईआरटी में है, क्योंकि मेरा मानना है ये जो हमारा पेपर है वो इसी से बनता है, तो हम इसी को अगर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट हम जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में उनको कर पाएँ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हर तरीके से पढ़ ली, तो अब हम देखते हैं कि फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट अब ऑर्गेनाइजेशन जो आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो नाम से ही आपको पता चलता है कि ये इनफॉर्मल है, मतलब कि अनौपचारिक है, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, इसको बिजनेस फर्म ने नहीं क्रिएट किया है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये हमारी आपसी संबंधों के थ्रू बन गई है, वो कहलाती है इनफॉर्मल। क्योंकि देखो हमें रिएक्ट करना पड़ता है सबके साथ, हमें बातचीत, काम, डायरेक्शन सब मिलना जुलना हर एक के साथ पड़ता है। तो जब हम सबके साथ अगर इंटरैक्ट करेंगे तो इंटरैक्शन से हमारे आपसी भी तो संबंध बनेंगे। तो इंटरैक्शन जब भी होगी उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, जो रिलेशनशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश नहीं कर रखे। तो ऐसे जितने भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं उनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो इंटरैक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता है सोशल रिलेशनशिप का, जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। ये ऐसा नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने डेलिबरेटली स्टैब्लिश नहीं किया। यहाँ हमारे आपसी नेचर वाइज या हमारे सामाजिक जो हमारी मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे बीच में स्टैब्लिश हो जाता है। तो ऐसे जो नेटवर्क स्टैब्लिश होता है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप बनता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, ये आपको याद रखना है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एमर्ज का मतलब बनकर आना, उभर कर आना, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए ये बन के आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से चला लें, वहाँ फॉर्मल भी होगी इनफॉर्मल भी होगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाती है किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर। जब कैसे बनती है, जब पीपल आप एक दूसरे से बात करते हैं और वो बात करने का जो जरिया होता है वो ऑफिशियली नहीं होता, लेकिन जो रोल हमें डिफाइंड किए गए हैं ऑफिशियली उनके थ्रू नहीं बनता, आपसी बातचीत करने के तरीके, सोचने के तरीके, ठीक है, विचार मिलने के तरीकों के थ्रू बनते हैं। तो वहाँ पर फॉर्मली कोई काम नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो रिटन रूल, जैसे वहाँ पर रूल्स और प्रोसीजर था, यहाँ पर कोई भी रूल्स रिटन में नहीं है। आपसी संबंध है, जिससे मन करेगा, जिससे मन मिल रहा है बातचीत हो जाएगी, जिससे नहीं मिल रहा उससे बातचीत नहीं होगी। तो कोई फॉर्मल रूल्स यहाँ पर नहीं है। इट इज फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप, डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो फैलता है, बहता है, कुछ ही कह लो, ये अपने आप जाता है, इसका कोई मतलब इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई ढांचा नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे ही जा सकता है। आप देखोगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो देखोगे कि जो फ्लो ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जा सकता, ये अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एक फॉर्म नहीं है किसी भी टाइप का, ये किसी भी डायरेक्शन में बह जाता है, मतलब कि रिलेशनशिप किसी भी लेवल पर कैसे भी बन सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहले सीईओ, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, उसके बाद सुपरवाइजर्स हों, उसके बाद वर्कर्स हों, ऐसा कोई ढांचा इनफॉर्मल में नहीं होता। सीईओ भी जाकर वर्कर के साथ अगर उनको लगता है तो वो उनके साथ ह्यूमन सोशली बिहेव कर सकते हैं, सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ किसी का किसी भी लेवल पर बातचीत करने में कोई नियम कानून नहीं होते। देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये यहाँ पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई, आप देखो तो यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार की कोई जो ये डायरेक्शन नहीं दिखाई है कि ये इसी तरीके से जा सकता है। सीईओ चाहे तो इन प्रोडक्शन मैनेजर से भी इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑफिशियली नहीं होगा, इस बात को याद रखना है आपको। सीईओ चाहे तो सुपरवाइजर से भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मली, और सीईओ की अगर ज़रूरत है या उनके सोशली कल्चरली या किसी भी वे में मॉरली अगर विचार मिलते हैं तो वो जाकर वर्कर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही सुपरवाइज़र भी वर्कर्स के साथ भी जा सकते हैं, सेल्स मैनेजर के साथ भी इनफॉर्मली बात हो रही है, इनके साथ भी जा सकते हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं। तो मतलब कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है कि आपको इसी तरीके से जाना है, तो एक जम्बल्ड सा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोई भी किसी से जाकर बात कर सकता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी टाइप की। तो आप देखोगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कोई तरीका या डेफिनेशन नहीं है, रूल्स नहीं है, कौन किससे बात करेगा, इसकी कोई दिशा डायरेक्शन नहीं है। जिसका जहाँ पर जिसके साथ मेल मिलता है, विचार मिलते हैं, वो उसके साथ जाकर बातचीत कर सकता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी रिटन रूल नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। कोई रिटन स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, कोई भी रिटन टाइप का काम यहाँ पर नहीं होता, ऑफिशियल वर्क यहाँ पर नहीं होती। यहाँ जो होगा वो हमारे बीच आपसी रिलेशन के बेस पर, आपसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं। तो इसको कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर अगर हम देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट में बनती कहाँ से है, इसका विकास उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकल के आई है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के होते होते उसी के अंदर से बनकर आती है। क्यों बन के आती है? जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसके थ्रू हमारे आपसी संबंध बन जाते हैं। तो यहाँ वर्क और स्ट्रक्चर के बेस पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहे, पर्सनल इंटरेक्शन के बेस पर जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवोल्व फ्रॉम ग्रुप्स नॉर्म। तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बातचीत हो सकती है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप देखते हो कि एक ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर जो है जैसे अब कुछ हैबिट्स हैं जिनकी मिल जाती हैं, अब चाहे वो स्मोकिंग से रिलेटेड हो, चाहे ड्रिंकिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, वहाँ पर उस ग्रुप में वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, अलाउड होती हैं। एक दूसरा ग्रुप होगा जहाँ पर ये चीज़ें शायद अलाउड नहीं होंगी, तो वो वहाँ पर वो ग्रुप क्रिएट होगा जो सेम नेचर के होंगे। तो वहाँ जो नहीं स्मोकिंग करने वाले हैं वो मिलेंगे आपको, जो ड्रिंकिंग नहीं करते वो लोग मिलेंगे, ठीक है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पहले ध्यान में रखते हैं, काम पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ऐसे लोगों का भी ग्रुप इनफॉर्मली बन जाता है। इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बन सकता है। ऐसे ही जो इतने इफेक्टिव नहीं है उनके बीच में भी ग्रुप क्रिएट हो सकता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने में, उस ग्रुप को बनने में, ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो ग्रुप अपने आप डिसाइड करता है, वो पहले से कहीं से क्रिएट नहीं होते। तो ये पॉइंट हमें ये बताता था। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी एक लाइन नहीं है, कोई एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जिसका जहाँ पर नियम कानून मतलब कि ये कोई लागू नहीं होता। जो जैसे विचारों का है, जिसका कैरेक्टर जिससे मिल रहा है, वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। यहाँ पर इनफॉर्मल के अंदर इट अमर्ज स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि इसको बनाने के लिए मुझे डेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप डेवलप हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो जहाँ पर लोग होंगे
वहाँ पर ये चीज़ अपने आप ही आएगी ना। हम लोगों से बात तो करते ही हैं, अगर 4 लोग कहीं खड़े हैं तो कितनी देर तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, कभी तो करेंगे ही करेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है, इसको डेलिब्रेशन के साथ हम नहीं बनाते। तो मैनेजमेंट में अपने आप क्रिएट हो जाता है, आप लोग सब जानते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं तो जो ग्रुप बनता है वो आप खुद नहीं बनाते, ऑटोमेटिकली बन जाता है। और लास्ट है, इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि पहले से निश्चित कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। इसमें स्ट्रक्चर अपने आप बनता है, वो ग्रुपिंग अपने आप बनती है, और वो किसी भी जो उसके नॉर्म्स होते हैं वो ग्रुप ही डिसाइड करता है। और एक व्यक्ति 2, 3, 4, 5 ग्रुप का भी हिस्सा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो ग्रुप किस उद्देश्य के साथ, वो जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रही है वहाँ पर, वो किस उद्देश्य के साथ की जा रही है। तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं है। तो अगर मैं ये फीचर पढ़ूँ तो मुझे यहाँ से कुछ एडवांटेज पता चलती हैं, कुछ क्या फ़ायदे हैं इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ये इनफॉर्मल है, गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि जैसे वहाँ पर डिले हो रहा था कम्युनिकेशन करने में, मैसेज पहुँचाने में, यहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है मैसेज। तो क्विक फीडबैक यहाँ से मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा भी करती है, क्योंकि फॉर्मली तो मेरे पास मैसेज आया नहीं तो मैं तो ये काम करता नहीं, पर आप कह रहे हो तो मैं आपके बिहाफ पर ये काम कर देता हूँ। तो देखो स्पीड किस लिए बढ़ी, क्योंकि उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप स्टैब्लिश थे। तो ऐसी सिचुएशन बहुत जगह आती हैं कि हम कहते हैं कि भाई ऑफिशियली तो मुझे नहीं कहा गया, पर आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए काम कर देता हूँ। तो वो क्या है, उनके आपस से इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप है उनके बीच पे है। और ऐसे ही फीडबैक भी ऊपर बहुत जल्दी पहुँचती है। देखो सुझाव सजेशन जाने में तो एक प्रॉपर स्टेप लेने पड़ेंगे, पर फीडबैक अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सीधा वर्कर से बात कर रहा है तो वर्कर बता सकता है कि भाई ये समस्या है हमारे साथ, तो आप इस समस्या के तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको ऑफिशियली नहीं बता रहा, आपको जो मेरे आपसे रिलेशनशिप है उसके बेस पर बता रहा हूँ। तो वहाँ से फीडबैक भी जल्दी चली जाती है। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि इट हेल्प टू फुलफिल द सोशल नीड। सामाजिक जो ज़रूरतें होती हैं, हमें समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप होने ही चाहिए, मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो वो सोशल नीड भी हमारी जो मेंबर्स का मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी वो पूरी हो जाती है। और जो एक जैसे सोच के व्यक्ति होते हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाते हैं, और उसके बेस पर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं ऐसी जगह ही काम करना पसंद करूँगा जहाँ मेरे जैसे लोग हों, सो दैट मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, अपने समय को सही ढंग से यूज़ कर सकूँ। मैं ऐसी किसी भी जगह काम करना कभी भी पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर मेरे रिलेशनशिप या मैं बातचीत ही ना कर पा रहा हूँ। जहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हूँगा मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन भी मुझे वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी इसके थ्रू अचीव होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा था, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया था कैसे जो कमियाँ होती हैं हमारी, जो हमारी इनएडिक्वेसी है, उनको कंपनसेट कर देता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कमी है, भाई मैं फॉर्मली तो मुझे नहीं कहा गया तो मैं ये काम नहीं करूँगा, पर आपके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इनएडिक्वेसी थी उनके बीच के। फॉर्मली तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन इतने अच्छे थे कि उन्होंने फिर भी वो काम टाइमली पूरा कर दिया। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करती है। तो ये कुछ एडवांटेज थी। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप इसको इनफॉर्मल ही पढ़िए, क्योंकि जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो मैं इसको फॉर्मल को इनफॉर्मल करना भूल गया। तो ये अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। कमियां सब में होती हैं, तो इनफॉर्मल में भी हैं कमियां, पर ऐसा नहीं है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
ना होने पर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर पाएगी। फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप बन जाती है, बनाई नहीं जाती, तो इसका होना ज़रूरी है, चाहे बेसिक लिमिटेशन हो। तो सबसे पहले ये एक ऐसी सोर्स होती है जिसके थ्रू हम रूमर्स फैला सकते हैं। कुछ भी कह दिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो अगले महीने में जो है छटनी करेगी, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालेगी, ऊपर उड़ती उड़ती खबर थी, मैंने आप तक पहुंचा दी, तो एक रूमर मैंने क्रिएट कर दिया एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो सब डरने लगेंगे, हाँ हो सकता है मेरा नाम ना हो सकता है मैं ना निकल जाऊं। तो रूमर्स आपको पता ही है आपके आसपास फैलाए ही जाते हैं, तो वो फैलना बहुत आसान होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोई रिटन फॉर्म में है नहीं, वर्बली बोलना है। भाई मैं बोल दूंगा कि भाई मैंने सिर्फ ऐसा मुझे सुना था, गारंटी मेरी कुछ नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तुम अपने आप समझिए, पर मुझे तो ऐसा लगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो वो अपने आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पल्ला भी झाड़ रहा है और वो चीज़ फैला भी रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं उसको फैलने में समय लगता है, इनफॉर्मली चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर आप 10 ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वो 10 जगह वैसा ही मैसेज आपको मिल जाएगा और आपने पोस्ट नहीं किया, और जिसने आपको पोस्ट किया था वो मैसेज वो उन ग्रुप्स में भी नहीं है पर वो वहाँ तक भी पहुँच गया। तो इनफॉर्मली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में फैलती हैं, तो रूमर्स भी उनसे फैल सकते हैं। और अगर रूमर्स फैलते हैं तो डज इट बिकम ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा। जैसा एग्जांपल मैंने आपको लिया था, तो लोग एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का विरोध शुरू कर देंगे, जबकि उनको पता नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, पर सुना तो इसलिए वो उनका विरोध करने लग जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस। अगर कोई भी चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करना चाहती है किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई कल से जो है आधा घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये रीज़न कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो एक चेंज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करना चाहती है। पर वो चेंज को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होगा अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वो बात उन तक जाएगी और वो सब मिलकर कहेंगे क्या बोलते हो भाई हो, मिलकर हम सब काम नहीं करेंगे, हम क्यों करें आधा घंटा काम ज़्यादा, हमें आधे घंटे का क्या चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो ओवर टाइम मांगना शुरू कर देंगे या कोई भी और कुछ कर सकते हैं, वो विरोध को काम नहीं करेंगे। तो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपस में बातचीत क्योंकि जल्दी हो जाती है और ऑफिशियल है नहीं, तो वो बातचीत जो है ना वो किसी भी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में कभी कभी, हमेशा नहीं, इस बात को आप याद रखना कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो वो चेंजेस को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और ऐसे समय में जो है सच रेजिस्टेंस, जो वो विरोध हो रहा है वो क्या करेगा, ग्रोथ जो है हमारी उसको डिले भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। नेक्स्ट, इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म द ग्रुप एक्सपेक्टेशन। अब जिस ग्रुप में मैं शामिल होता हूँ वो कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो ग्रुप की थिंकिंग है उसको आप भी मानो। अब एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि भाई हमें तो ऑर्गेनाइजेशन का विरोध करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा काम करना किसी भी कारणवश, या हम ये चाहते हैं कि इस साल हमारा जो है बोनस वो पिछले साल से डबल कर दिया जाए। तो ग्रुप में जितने लोग हैं, अब जरूरी तो नहीं है सारे वो यही चाहते हो कि बोनस डबल हो, ऐसा वैसे हम चाहते हैं पर विरोध के साथ नहीं चाहते कि भाई हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें देना चाहिए, पर इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर दबाव डालकर स्ट्राइक कर कर बोनस को डबल करवाएं। तो ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद उस विचार से सहमत ना हो, बट क्योंकि वो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं तो उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप भी हमारे साथ इस बात पर हामी करना, आप भी एग्री रहना इस बात पर। तो जब ऐसा होता है तो वो हार्मफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि जो भी नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं या ग्रुप ने जो अपने नॉर्म सेट किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म से या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मैच नहीं करेंगे, उसके कॉन्ट्रडिक्ट में होंगे, तो वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस थी। सारी लिमिटेशन मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, मैं आपको फिर ये बता दूं
तो अभी मैंने आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करी है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, सो दैट आप पेपर के लिए अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो सकें। इसके साथ ये जो टॉपिक है इसका सिर्फ एक पार्ट बचता है, वो है कंपैरिजन किया जाए इनफॉर्मल और फॉर्मल में। दोनों हमने अलग अलग तो पढ़ लिए, अब एक साथ देखते हैं कि दोनों का एक साथ क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए टेबल फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम जो है मीनिंग ही करेंगे। तो मीनिंग हमें क्या बताता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, रिलेशनशिप क्रिएटेड, बनाता है कौन? मैनेजमेंट बनाता है। यहाँ क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। यहाँ पर अथॉरिटी रिलेशनशिप थे, और ये कैसे बनकर आते हैं? इंटरेक्शन के। किन के बीच में इंटरेक्शन? एम्प्लॉइज के। फिर ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकल के आता है? तो ये आपने पढ़ा था कि सोशल इंटरेक्शन से निकल के आता है इनफॉर्मल, और ये कहाँ से निकल के आता है? कंपनी की रूल्स और पॉलिसी के थ्रू। अथॉरिटी, अधिकार, तो यहाँ अधिकार जो है वो किस बेस पर होते हैं? जिस पोजीशन पर मैं होता हूँ मैनेजमेंट में। और यहाँ क्या होते हैं? देखो नेता कौन होता है? जिसकी सब लोग बात माने। तो यहाँ मेरी जो पर्सनल क्वालिटी है वो मुझे अथॉरिटी देती है। ग्रुप का लीडर कौन बनता है यहाँ पर? जिसको ग्रुप मानता हो कि ये मेरे लीडर बनने लायक है, इसकी बात को माना जा सकता है। बिहेवियर, काम कैसे करता है? तो ये डायरेक्ट किया जाता है रूल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई बिहेवियर निश्चित नहीं है, तो कोई पैटर्न निश्चित नहीं है यहाँ पर। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे चलती है? तो वो चलती है स्केलर चेन के थ्रू। एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर है कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो उसके थ्रू चलती है। यहाँ कोई भी प्लान स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई प्लान रूट नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। नेचर क्या है? प्रकृति कैसी है इसकी? ये रिजिड है, क्योंकि ये चलेगा उसी के थ्रू, रूल्स के थ्रू, स्केलर चेन के थ्रू, पोजीशन के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर पूरी आ जाती है। जहाँ मेरा नेचर मिल रहा है, जब मिला, जैसा मिला, मैं उनके साथ बातचीत कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इसमें यहाँ पर छूट होती है कि किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार के ग्रुप में मैं जुड़ सकता हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व। तो यहाँ कौन होते हैं? लीडर, मैनेजर होते हैं। और यहाँ कौन होता है? लीडर जो है वो मैनेजर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसके अंदर वो पर्सनल क्वालिटीज हैं तो वो मैनेजर भी लीडर बन सकता है, इनफॉर्मल का भी। पर इसको कौन चूज करता है? जो वो एक ग्रुप है, वो ग्रुप चूज करेगा कि कौन मेरा लीडर होगा। तो यहाँ से आप ये समझ पाए होंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इस पर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके साथ ये हमारा आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपने सीख लिया होगा। और इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।